हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आज का टॉपिक ज्योग्राफी में और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास मिल रही है। अब कंटिन्यूसली आपको ज्योग्राफी की क्लास उम्मीद है कि मिलेगी। आप लोगों की और भी कक्षाएँ स्टार्ट हो चुकी हैं बच्चों, जिनमें आप लोगों ने देखा रीजनिंग की कक्षाएँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, हिंदी की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की क्लासेस तो पहले से चल रही हैं, इंग्लिश भी लगभग कंप्लीट होने वाला है और पॉलिटी आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक दो वीडियो हो सकता है आपको और मिले। इसके अलावा अगर ज़रूरत समझिएगा तो बताइएगा, उसमें और भी वीडियोस बना दिए जाएंगे आपको। ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सी सेट के पार्ट में, या कहिए कि जो भी आपका सेगमेंट आता है जो कि कवर करता है आपको एक दिवसीय परीक्षाओं को, उनके सेगमेंट में भी हम लोग आ रहे हैं आप लोगों के। और उम्मीद है कि आपको हिंदी और रीजनिंग की भी कक्षाएँ बहुत अच्छी लग रही होंगी। और डेफिनेटली अपने आप में आप देखिएगा, हिंदी की जो कक्षाएँ आपको मिली हैं आज तक, अभी क्लासेस जो मिल रही हैं, वो बेटा अपने आप में अद्वितीय है। आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। मेरी आपसे एक पर्सनली, अगर आप सफल होना चाहते हैं और जिस परीक्षा में हिंदी आती है तो उसके लिए आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो, फिर आपको अंतर दिखाई देगा कि और जगहों की वीडियो में और ये हिंदी में वीडियो में क्या अंतर आपको है। और बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप प्रैक्टिस सेट करिएगा, तब आपको एहसास होगा कि उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, फिर आपकी एक अच्छी पकड़ होती चली जाएगी। अभी तक हम लोगों ने हिंदी में 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं। पहला टॉपिक हम लोगों का था अल्फ़ाबेट से लेकर के रिलेटेड था। दूसरा टॉपिक हम लोगों का आपका विराम चिन्हों को लेकर के था। अब आगे के सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारी क्लासेस हम लोगों को मिलने वाली हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये आपकी पृथ्वी की संरचना से रिलेटेड है, आपसे मतलब इसका व्यक्तिगत बहुत रिलेशंस होगा है। सवाल है चट्टानें क्या होती हैं। टॉपिक है चट्टानें, रॉक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये होती क्या हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई चट्टान क्या है, तो एक दिमाग में एक भावना आती है, एक संरचना जो निकल के आती है वो ये होती है कि कोई पहाड़ या कोई बड़ा सा पत्थर जो होगा वह चट्टान कहलाता है। ये तो हमारे बचपन की चीज़ें हैं जिन्हें हम लोगों ने पढ़ रखा है या सुन रखा है लोगों से। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे इसमें, तो चट्टान की डिफिनेशन डिफरेंट हो जाएगी। चट्टान की डिफिनेशन की अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इसको बस ऐसे व्यवहारिकता में समझ सकते हैं कि जो धातु नहीं है। ठीक है, अब धातु मतलब आप जानते हैं सोना, चांदी, हीरा, मोती। हीरा जो है, जो आपके जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, कॉपर है, जो भी आपके मेटल हैं, जितने भी मेटल्स, बहुत सारे मेटल हैं, आपकी आगे चर्चा उस पर भी होगी हम लोगों की। जितने भी अगर मेटल हैं, अगर कोई मेटल नहीं है तो कोई चाहे बहुत ही मुलायम चीज़ हो जैसे कीचड़, और बहुत ही हार्ड चीज़ हो जैसे संगमरमर, वह संपूर्ण संरचनाएं जो धरातल पर मिलती हैं और वह धातु नहीं है, तो सभी क्या हैं, चट्टानें हैं। चाहे आप बालू ले लीजिए, क्ले लीजिए, मिट्टी, गीली मिट्टी आप ले लीजिए, या आप कोई पत्थर ले लीजिए, चाहे आप टाइल्स ले लीजिए, सब आपकी चट्टानें हैं। तो डेफिनेशन में आपको क्या समझना है इसमें, कि जो धातु नहीं है और वो किसी भी रूप में है, मीन्स आपको चाहे वो गीले रूप में है, चाहे वो बालू के कण के रूप में है, और या बहुत सख्त रूप में है, यानी कि पत्थर के रूप में आप कह सकते हैं, संगमरमर वगैरह हैं, ये सब भी आपके क्या पढ़ते हैं सॉरी, ये सब क्या पढ़ते हैं आपके, ये सब चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। अब चट्टानों में कई तरह की चट्टानें होती हैं। कुछ तो चट्टानें ऐसी होती हैं जो कि विशुद्ध रूप से एक ही धातु से मिलकर, मतलब एक ही पदार्थ से मिलकर के बनी होती हैं। कुछ होती हैं जिनमें एक से अधिक पदार्थों के मेल से जो है निर्माण होता है। तो ये तो आपका बेसिक तौर पे था कि चट्टानें होती क्या हैं। उम्मीद है कि आप चट्टान समझे होंगे कि चट्टान होती क्या है। तो चट्टान या चट्टान के अंतर्गत आता क्या क्या है, ठीक है, तो ये चट्टान आप समझ गए होंगे। अब चट्टानों के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो धरातल पर कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है,
ये सवाल आता है। तो धरातल पर लगभग यानी कि कहिए धरातल आप कहिए या पृथ्वी की पूरी संरचना आप ले लीजिए, पृथ्वी का पूरी संरचना आप देखेंगे तो पृथ्वी का जो संरचना होती है आपने पढ़ा होगा सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा मेंटल, कोर, क्रस्ट, आपने पढ़ा होगा। 3 भागों में पृथ्वी के बारे में नहीं पता तो हम बताएंगे आगे आपको। पृथ्वी की जो संरचना होती है तो पृथ्वी की एक भूपर्पटीय संरचना होती है, फिर इसके बाद बीच का वाला जो हिस्सा होता है वो मेंटल का होता है, और नीचे का एकदम जो गहराई का हिस्सा होता है धरातल के वो क्या होता है, कोर का हिस्सा होता है। तो इन पूरे पृथ्वी के निर्माण में, एक्चुअल में पृथ्वी के निर्माण में इन्हीं चट्टानों का ही तो निर्माण प्रयोग हुआ है, और चट्टानों के साथ साथ कुछ धातुओं का भी इसमें मिश्रण है, मतलब कहीं कहीं धातु भी मिलते हैं। तो यहाँ पर कहीं आपको चट्टानें गीली रूप में मिलेंगी, कहीं हार्ड रूप में मिलेंगी, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं मकराना वगैरह से टाइल्स वगैरह आते हैं, जब आप लोगों ने बड़े बड़े मकानों में देखे होंगे जो बहुत VIP मकान बनते हैं, टाइल्स वगैरह लगते हैं, वो सब क्या है राजस्थान के मकराना वगैरह से लाए जाते हैं, मतलब खुदाई होती है और धरातल से मोटे हिस्से निकाले जाते हैं, पत्थरों के मोटे हिस्से निकालने का मतलब वहाँ पाया ही जाता है उस रूप में, तो उसको ला करके फिर मॉडिफाई करके उसको आप लोग अपने मकानों में यूज करते हैं या किसी और जगह पे यूज करते हैं। तो यानी कि सख्त रूप भी है, नाजुक रूप भी है, अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग स्वरूप मिलता है। पूरे धरती के निर्माण में, पूरी पृथ्वी के निर्माण में आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चट्टानों का मिलता है। वैसे इसका जो क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण किया गया है वह 3 आधारों पर किया गया है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। मूल रूप से अगर देखें तो 2 रूप के चट्टानें आपको दिखाई देंगी, एक तो आग्नेय चट्टानें, दूसरी अवसादी चट्टानें, ठीक है, और तीसरी इन्हीं का रूप परिवर्तित करके आप देखेंगे तो रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें मिलेंगे। इसके पहले हम जान लें कि हमने बताया कि धरातल पर जो पाए जाते हैं, कोई चाहे गीली अवस्था हो, चाहे वो बालू, चूना पत्थर या खड़िया की अवस्था हो, या आपको मजबूत पत्थरों के रूप में टाइल्स के आपके हों, या संगमरमर आप कह सकते हैं उसको, संगमरमर हों, सभी जो है क्या है वो चट्टानें हैं, ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है कि धरातल पर कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना, या कितने प्रकार के खनिज यानी कि मिनरल्स, ये सब जो कि ये हैं क्या, ये सब खनिज हैं आपके, ठीक है, जिसे मिनरल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो खनिजों के निर्माण से ही मतलब जो है कि संग्रह से ही एक तरह से कहिए कि पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो इनमें कितने प्रकार के खनिज जो है आपके धरातल पर पाए जाते हैं, तो वैज्ञानिकों ने लगभग 2000 प्रकार के खनिजों की खोज की है, ठीक है, मिनरल्स के लगभग 2000 प्रकार से। लेकिन उनमें से मात्र और मात्र 24 प्रकार के खनिज ऐसे हैं, महत्वपूर्ण खनिज माने जाते हैं, उनमें से सिर्फ 24 प्रकार के खनिज जो है विशेष महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं, ठीक है। उन 24 महत्वपूर्ण खनिजों को ही विशेष खनिज माना जाता है। खनिज विशेष प्रकार के गुणों वाला एक ऐसा रासायनिक यौगिक होता है, ध्यान रखिए कि मतलब खनिज क्या है, एक कैसा है, एक रासायनिक यौगिक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्या है, रासायनिक यौगिक है। 24 खनिजों को ही चट्टान निर्माण खनिज भी कहा जाता है, यानी कि जो चट्टानें मिलती हैं मूल रूप से चट्टानों के निर्माण में इन 24 खनिजों का ही प्रयोग होता है, ठीक है। इन 24 खनिजों में से, ठीक है, इन्हीं जो 24 खनिज जो हैं इन्हें चट्टान निर्माण खनिज की रूप में संज्ञा दी गई। यानी कि चट्टानें, अगर आप कोई चट्टान तोड़ेंगे, चाहे वो बहुत सख्त चट्टान हो चाहे थोड़ी कम सख्त चट्टान हो, तो उसमें परसेंटेज मात्रा घट बढ़ जाएगी इन 24 तत्वों में से, किसी एक की, किसी की बढ़ जाएगी, किसी की घट जाएगी, बाकी ये 24 तत्व ही आपको मिलेंगे। उनमें से उन 24 तत्वों में से 6 खनिज जो हैं मूल खनिज के रूप में है, प्रधान खनिज के, यानी 2000 लगभग खनिजों के प्रकार आप देखें और वैज्ञानिकों ढूंढे, जिनमें से आपको 24 महत्वपूर्ण हैं और 24 में से 6 अति महत्वपूर्ण हैं जो कि चट्टानों के निर्माण में पाए जाते हैं। ये एग्जाम में पूछता है कि मतलब जो है प्रधान खनिज कौन कौन से हैं, प्रधान या जो है बेसिक, एक तरह से कहिए बेसिक मिनरल कौन कौन से माने जाते हैं। तो ये आपके 6 हैं। ये 6 कौन कौन से हैं, फेल्सपार हैं, क्वार्ट्ज हैं, पायरैक्सिस हैं, एम्फीबोल्स हैं, अब्रक हैं, ओलिविन हैं, ठीक है, ओलिविन। ये आपके 6 खनिज हैं जिनको आपको बहुत भली भांति समझना होगा कि ये 6 खनिज आपके
यही 6 खनिज आपके मूल रूप से आपके खनिज मिलते हैं। कौन से? फेल्सपार हैं आपके, क्वार्ट्ज हैं, क्वार्ट्ज इसको भी पढ़ते बोलते हैं, पायरॉक्सिस हैं, एम्फीबोल्स हैं, अब्रक हैं, ओलिविन है। ये ठीक है 6 प्रकार के खनिज हैं। नाम आपको याद होना चाहिए कि मूल खनिज कौन से हैं, प्रधान खनिज कौन से हैं। तो ये 6 प्रकार के खनिज आपके इसमें मिलेंगे। चट्टान निर्माण खनिज वर्गों में जो है सबसे महत्वपूर्ण, जिसे सिलिकेट्स में देखेंगे आप तो फेल्सपार और अब्रक ये सब आते हैं, सिलिकेट्स हैं। चट्टान निर्माणकारी खनिज वर्गों में सिलिकेट कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो सिलिकेट्स हैं, सरप्रमुख हैं। ठीक है, सिलिकेट्स में मतलब यानी कहिए चट्टान निर्माण करने वाले जो खनिज हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण सिलिकेट्स होते हैं। और सिलिकेट्स में कौन आता है? अब्रक है, फेल्सपार है, ये है। ठीक है, तथा ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड में जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, क्वार्ट्ज है, ये सब क्या है आपके? क्वार्ट्ज है, ये सब आपके क्या हैं? ऑक्साइड्स हैं आदि हैं। तथा इसके अलावा कार्बोनेट, कार्बोनेट्स में देखेंगे तो कैल्समाइट, माइट है, डोलोमाइट है, ये सब तमाम कार्बोनेट्स में आपके आ जाएंगे। ठीक है, का स्थान क्रमशः उसके बाद में आपका क्रम में आता है। तो ये क्रमों में आप देखेंगे कि चट्टान निर्माणकारी खनिज में सिलिकेट का रोल है, ठीक है, ऑक्साइड्स का रोल है और क्या? कार्बोनेट्स का है। ठीक है, ये चीज़ें आपके क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलती हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो होगा खनिज वो सिलिकेट्स के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, और 6 खनिज तो प्रधान खनिज हमने आपको बता ही दिया यहाँ पे। ठीक है, एक एक तथ्य याद कर लीजिएगा बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा इनको। स्थान आता है पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की जो संख्या है, पृथ्वी के क्रस्ट में बड़ा पूछता है एग्जाम में, तो लगभग पृथ्वी के क्रस्ट की बात कर रहा है, भूपर्पटी की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, भूपर्पटी की बात कर रहा है। तो क्रस्ट जो आपका है, तो क्रस्ट यानी भूपर्पटी, आपका भूपर्पटी वाले हिस्से में लगभग 110 प्रकार के खनिज है, किंतु भूपृष्ठ के निर्माण में केवल 8 ही खनिज महत्वपूर्ण हैं। जैसे पूरी पृथ्वी के निर्माण में आप देख रहे थे तो 2000 प्रकार के खनिज, जिनमें 24 खनिज विशेष तौर से वैज्ञानिकों ने उसको क्लासीफाई कर के रखा है। उनमें से 6 खनिज मूल हैं जिनमें सारी चीज संरचनाएं हुई हैं, सभी की मिलकर के निर्माण हुआ। उसी तरह से हम भूपर्पटी की बात करते हैं तो भूपर्पटी में क्रस्ट में लगभग 110 प्रकार के खनिजों का मिलते हैं आपको, लेकिन भूपर्पटी के निर्माण में मूल रूप से 8 खनिज बहुत भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें अगर आप देखेंगे भूपृष्ठ के निर्माण में तो इन 8 तत्वों का ही लगभग 98.77% इन्हीं का रोल है, इन 8 खनिजों का। अभी आगे मैं बता रहा हूँ ये 8 खनिज कौन कौन से हैं आपके। तो इसमें देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल किस खनिज का है, तो ये 8 खनिज हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा 46.8% जो रोल है वो ऑक्सीजन का है। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है? सिलिका का है आपका, सिलिकॉन जिसे कहते हैं आप, सिलिका या सिलिकॉन कहेंगे बच्चों। इन 8 प्रकार के खनिजों में से आप देखेंगे, ठीक है, सिलिकॉन। इसके बाद में क्या है आपका, जो कि 27% इसका रोल है। फिर एल्युमिनियम है, फिर इसके बाद में आपका लोहा है। ठीक है, एल्युमिनियम के बाद आपका क्या है? लोहा है। इसके बाद आपका कैल्शियम है। लोहे का भी अगर रोल देखें तो देखिए क्रम ये बहुत याद रखिएगा, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, ठीक है, एल्युमिनियम है, फिर आपका लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इस रूप में इसी क्रम में है। तो आप क्रम थोड़ा याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि भूपृष्ठ के निर्माण में, भूपृष्ठ, ठीक है, क्रस्ट यानी कि पृथ्वी के जो 3 हिस्से हैं, ऊपरी हिस्सा जिसे हम लोग मेन परत के रूप में जानते हैं, क्रस्ट वाली परत, ठीक है, जो 35 किलोमीटर मोटी है लगभग, ठीक है, उस क्रस्ट के निर्माण में 110 तत्वों का रोल है और लगभग करीब में 2000 खनिजों का जो रोल है पूरे पृथ्वी के निर्माण में है। आपको समझ में आ गई होगी बात। तो ये याद रखिएगा, लगभग 46% भूपृष्ठ के निर्माण में ऑक्सीजन का रोल है। ठीक है, सिलिकॉन का रोल लगभग करीब में 27 है, 27% के करीब में आपका इसका सिलिकॉन का मिलता है। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण खनिज है वह एल्युमिनियम है। फिर उसके बाद में आपका लोहा है, फेरस जिसे कहते हैं। फिर कैल्शियम आपका हो जाएगा 3.63% है, और सोडियम है 2.83%, फिर पोटेशियम है 2.59%। फिर उसके बाद में आपका जो लास्ट खनिज आपका मिलता है वो आपका मैग्नीशियम।
ठीक है, मैग्नीशियम आपका है। ठीक, तो मैग्नीशियम का जो रोल है वो 2.09% है, लगभग 2% के करीब में। ठीक है, ये तो आपका हो गया मूल रूप से भू प्रॉपर्टी के निर्माण में लगभग करीब में मैंने बताया 98 पॉइंट समथिंग। ठीक है, लगभग करीब में मोटे मोटे एवरेज में देखें कि तो 99% जो हमारी क्रस्ट बनी है, भू प्रॉपर्टी बनी है, यानी ऊपरी परत जिस पे हम लोग रहते हैं, मकानों का निर्माण करते हैं, उसका जो निर्माण हुआ है वो मूल रूप से इन्हीं 8 प्रकार के खनिजों में ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा रोल है। तो एग्जाम में बेसिक जब क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछ लेगा सबसे ज़्यादा भू प्रॉपर्टी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, याद रहे आपको। फिर उसके बाद में सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, सिलिका वाली मात्रा सिलिकॉन हो जाएगा 27.7%, फिर एल्युमिनियम 8.13%, फिर उसके बाद लोहा है, फेरस इसको कह सकते हैं, और उसके बाद में कैल्शियम आपका है 3.63% है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर मैग्नीशियम है। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण खनिज है। इसके अलावा क्या समझ रहे हैं, इसके अलावा जो लगभग करीब में 1.23% हिस्सा बचता है, क्योंकि आपने देखा था 98.77% हिस्सा इन 8 खनिजों का महत्वपूर्ण रोल रहा है। बाकी का जो हिस्सा 1.23% बचता है भू प्रॉपर्टी के निर्माण में, उनमें जो तत्व पाए जाते हैं वो क्या है, टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस है, ठीक है, कार्बन है, मैग्नीज है, ठीक है, फिर गंधक है, फिर उसके बाद में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पारा है, सीसा है, ये तमाम सारे आदि तत्व थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको ये दिमाग में हमेशा रखना है, क्वेश्चन इससे बनता है कि ऐसे दे देगा इसमें से कोई और, मतलब जैसे टाइटेनियम दे देगा, सोना दे देगा, चांदी दे देगा, क्लोरीन दे देगा, पारा दे देगा, ब्रोमीन दे देगा, गंधक दे देगा, कुछ दे देगा और कहेगा पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी के निर्माण में इनका रोल। तो ये तो आप याद रखिएगा 1.23% वाले हिस्से में से है। आपको याद सिर्फ रखना है क्या, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस आप कहिए, कैल्शियम कहिए, इसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये आपके मूल तत्व हैं। तो इनके बाद ही बाकी तत्वों का आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इसके अलावा आप देखते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन चट्टानों का। देखो मूल चट्टान जो होती है वो क्या होती है, चट्टानें मूल रूप से बनी कहाँ से, आप इनमें देखेंगे बच्चों तो आपको एक दिखाई देगा चट्टानों के संदर्भ में कि चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से ही हुआ है। मूल रूप से ज्वालामुखी उद्गार से क्या हुआ कि पहले क्या आप लोगों ने सुन रखा होगा, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो बहुत ठंडी, बहुत गर्म अवस्था में, शुरुआती दौर में आपने देखा कि ये एक तप्त आग का गोला जैसा था। ठीक है, तो यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा आग थी। आग का मतलब कहाँ से, अंदर से आप बहुत सारी ज्वालामुखी इसमें उद्गार हो रहे थे। बहुत सारा ज्वालामुखी जब उद्गार होंगे तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण से क्या होगा, ये पूरे सरफेस पे, धरातल पे पूरे फैल जाएंगे। फिर यही जब चट्टानें हैं इनका अपक्षय अपर्दन होगा तो अवसादी चट्टानें बनेंगी। फिर बहुत दिनों तक परिवर्तन होने के उपरांत ये है दबाव से, धूप, गर्मी, बरसात से इनका क्या होता है, अपक्षय अपर्दन होता है। फिर ये परिवर्तित रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को दबाव प्रेस में रख दीजिए, जैसे टाइल्स वगैरह का जो निर्माण हुआ है, आप देखेंगे जो आप लोग जो संगमरमर वगैरह पाते हैं, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा दबाव, घनत्व देने के कारण से उनके ऊपर एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण से उनका स्वरूप बदल गया उन चट्टानों का। ठीक है, तो चट्टानें मूल रूप से 3 प्रकार की आपको, ठीक है, आग्नेय चट्टानें जो कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण से निर्मित हुई हैं, अवसादी चट्टानें जो अवसाद हो जाएं, अवसादित मतलब, अवसाद मतलब समझते हैं ना, अवसाद मतलब उसका क्षरण होकर के किसी एक संरचना का निर्माण करना। जैसे कहते हैं क्या, अभी क्या है, बड़े बड़े जंगल कहीं पे हैं, फिर उसके में कुछ ऐसी भूगर्भिक हलचलें हो जाएं या बादल फटने की घटना हो या कुछ ऐसी चीज़ें, भूकंप आ जाए और जिससे वो बड़े हिस्से जो है वन के हिस्से धरातल में अगर दब जाएं तो सैकड़ों हजारों वर्षों के उपरांत जो है वही हिस्से जो वृक्ष वनस्पतियाँ जो धरातल में समा जाते हैं वही क्या बन जाते हैं, आपके कोयले का निर्माण करते हैं। और उनका जो एक तरह से कहिए दबाव, घनत्व के से जो उनका एक तरह से कहिए जो एक उनका मटेरियल निकलता है वही आपका पेट्रोलियम के रूप में आता है, वो धरातल के निचले हिस्से में चला जाता है। समझ रहे हैं बात को। तो जहाँ पर आप देखेंगे कोयला निकलेगा वहाँ आपको गैसें भी मिलेंगी, और जहाँ पर खनिज तेल निकाले मिलेंगे वहाँ पे खनिज तेलों में
आप देखेंगे वहीं गैस भी आपको निकलती हुई मिलेगी, ठीक है। जहाँ खनिज मिलता है वहाँ गैस भी निकलती है। अब आप सोचेंगे कि ये तो सर मध्य एशियाई क्षेत्रों में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर इस बड़े पैमाने पे सारे कंट्रीज़ में मिलता है, चाहे ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, कोई भी कंट्री आप मध्य एशिया की ले लेंगे तो सारे जगहों पे फ्यूल आपको मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको वन नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ये आज की घटना नहीं, हो सकता है कई हज़ार वर्ष पहले अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर वनस्पतियाँ रही हों, कुछ भूगर्भिक हलचलें ऐसी हुई हों कि वहाँ की चीज़ें दब गई हों, फिर वहाँ से हुई, और दबी डेफिनेटली वो खनिज तेल तभी निकल के आता है। बहुत सारी जगहों पे देखेंगे, जैसे मुंबई हाई वगैरह में आप देखें तो मुंबई हाई आपका समुद्र के अंदर आप जाते हैं, मुंबई में जो कोस्टल एरिया से अंदर आप जाते हैं, लगभग 100-150 किलोमीटर अंदर जाते हैं, फिर वहाँ पर आपको मुंबई हाई मिलता है, फिर वहाँ से आप पेट्रोलियम निकालते हुए दिखाई देंगे। तो कभी कभी क्या होता है, आज जो स्वरूप और संरचना दिख रही है, ये स्वरूप संरचना जो पूरे विश्व की है, ये कई हज़ार वर्ष पहले ऐसा नहीं था। बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं। आपने सुन भी रखा होगा इस चीज़ को कि ये कैसे कैसे परिवर्तित हुई हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण से आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में आपने देखा। तो जब कुछ हज़ार वर्ष पहले ऐसा सभ्यताओं का विनाश हो सकता है तो डेफिनेटली कहीं कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इस समय आप देखें तो पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा रेगिस्तानी हिस्सा में बदलता चला जा रहा है, वहाँ पानी की दुर्दशा बढ़ती ही चली जा रही है पहले की अपेक्षा। तो धीरे धीरे समय कई हज़ार वर्षों में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। आप राजस्थान यदि आप गए होंगे तो राजस्थान में आपने देखा होगा कि रेगिस्तानों का विस्तार तेज़ी से हो रहा है। तो हमारी जो आर्मी बटालियन होती है वो क्या करती है कि अपने जो वेस्टेज पानी होते हैं, मतलब जो यूज नहीं किए जा सकते हैं पानी, उन पानियों का जो है वृक्षों के रोपण में आप देखेंगे। आप अरावली पर्वत श्रेणी देख लीजिए, राजस्थान जो अरावली पर्वत श्रेणी के जो बीच का हिस्सा पड़ता है, अरावली पर्वत श्रेणी के, या कहिए कि हाँ ऐसे ही कहिए अरावली पर्वत श्रेणी का जो आपका पश्चिमी हिस्सा पड़ता है वो ज़्यादा रेगिस्तानी हिस्सा मिलेगा, बल्कि पूर्वी हिस्सा आपको हरा भरा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी जो है आपका हवाओं के बहाव को रोक देती है एक तरह से कहिए। तो यहाँ की जलवायु आपका पूर्वी राजस्थान की जलवायु अलग मिलेगी, पश्चिमी राजस्थान की जलवायु अलग मिलेगी। तो ये सब समय के साथ परिवर्तित होता रहता है और अवसादों से जमे हुए जो अवसादी चट्टानें कहलाती हैं, ठीक है। अवसाद आप समझ गए होंगे। रूपांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें जो होती हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर दबाव करने से उनका स्वरूप बदल जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि संगमरमर वगैरह आपको इसके रूप में मिलेंगे। गैब्रो वगैरह देखेंगे आप लोग, जो आपने सड़कों के निर्माण में जो बहुत हार्ड आप छोटी छोटी गिट्टियाँ देखते हैं, बड़ी मजबूत गिट्टियाँ जो दिखाई देती हैं, बड़ी वाली पीली वाली नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ब्लैक कलर की बहुत छोटी गिट्टियाँ होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं। वो कहाँ से मिलती हैं? वो यहीं से मिलती हैं, बड़ी मजबूत वाली चट्टान होती है, ठीक है। गैब्रो जिसे कहते हैं। आगे हम सब चीज़ों को देखेंगे। तो आज चलते हैं वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। इसके वर्गीकरण में देखेंगे चट्टानों के, तो आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित या कायांतरित, जिनकी काया बदल गई हो, ठीक है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं, मैंने भी आपको बताया, लेकिन आप इसको तथ्यों को थोड़ा देख लीजिए। क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा धरातल में जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाता है। होता क्या है कि जब देखिए ज्वालामुखी उद्गार होता है बच्चों, तो ज्वालामुखी कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर आकर के पूरी तरह से फैल ही जाए धरातल के सरफेस पे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्लूम होते हैं, यानी एक तरह से कहिए कि जो नीचे आपके रेडियो एक्टिव तत्व जो पाए जाते हैं, जब ये क्रिया करते हैं तो ऐसा कुछ संरचना बना देते हैं कि अंदर का जो मैग्मा है वो क्या हो जाता है, वहाँ पर जो इस तरह के रेडियो एक्टिव तत्व मिलते हैं उनके मतलब एक तरह से संग्रह होने से ऐसी कुछ गतिविधियाँ होती हैं कि वो ब्लास्ट का निर्माण करते हैं, सरफेस को तोड़ करके धरातल पे बाहर चला आता है निचले धरातल के नीचे का मैग्मा, ठीक है। अब ये प्लूम वगैरह जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे या पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में पढ़ रहे थे, वहाँ हमने पढ़ाया है, आगे भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, संरचना जब वो ज़्यादा एक तरह का ये रेडियोएक्टिव तत्व ज़्यादा क्रिया कर लेते हैं तो वो ब्लास्ट करके बड़े मैग्मा निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाते हैं कि धरातल को तोड़ के ही निकल के आए। कभी कभी होता है कि धरातल के बीच वाले हिस्से में ही आकर के रुक जाते हैं और कभी कभी सरफेस के पास आते आते ही रुक जाते हैं। तो ये इस तरह का क्लासिफिकेशन भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं बाहर आ जाए। तो ये एक मैग्मा जो जम जाता है, चाहे वो धरातल के ऊपर आकर के जमे, चाहे बीच रास्ते में मैग्मा निकल रहा है वो बीच रास्ते में जमे, ये सब जो है इस तरह से जो चट्टानों का निर्माण होगा वो कौन सी चट्टानें हो जाएंगी, आपकी आग्नेय चट्टानें।
अब आप समझेंगे कि धरातल के अंदर वाला सर कैसे देख पाएंगे, ऊपर वाला कैसे देख पाएंगे। तो ऊपर वाला तो दिखेगा आपको, ये आप जानते हैं, लेकिन धरातल के अंदर वाला कैसे दिखेगा, वो कैसे होता है, सैकड़ों हजारों वर्षों में धरातल का अपक्षय पर्दन होता है बच्चों, जैसे मिट्टियाँ कटती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप बचपन में जब छोटे रहे होंगे तो बहुत सारे आपको गड्ढे जो दिखाई दे रहे होंगे वो बड़े थे, आज वो आप देख रहे होंगे वो पट चुके हैं। कैसे पड़ चुके हैं, धूल गर्दा से ऐसे पड़ते चले जा रहे हैं। उसी तरह से पहले की भी बहुत सारी गतिविधियां थी, जैसे अभी रेगिस्तान में आप चले जाइए, वहाँ पर जो हवाएं जो तेज गति से चलती हैं, वहाँ पर नई नई संरचनाओं का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, तो आप भ्रमित हो जाएंगे कि रेगिस्तान में किस जगह पे हम कहाँ पर कौन सी संरचना थी और हम लोग कहाँ पे थे। तो संरचनाएं बनती और बिगड़ती रहती है। उसी तरह से ये संरचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं धरातल की हजारों वर्षों में। आप लोग चले जाइए किसी भी महानगर में, लखनऊ में चले जाइए, कहीं और जगह पे चले जाइए, आप नागपुर में चले जाइए, आपको क्या मिलेगा, जिग जैग रोड्स मिलेंगे। कहीं के बड़ा ऊंचा हो जाएगा, बड़ा नीचा हो जाएगा, तो क्या होता है, यानी कि धरातल का हिस्सा उठा हुआ है, दबा हुआ है। तो हो सकता है ये हजारों वर्ष पहले उठा हो, या हो सकता है भूगर्भिक हलचल के कारण से उठ जाता है। तो ये चीज़ें आप समझिए, तो ये मतलब फोल्ड हो जाता है। तो उसका जब अपक्षय पर्दन हो जाता है बच्चों, तो वो चीज़ें दिखने लगती हैं जो धरातल के बीच में रहती है। मतलब मैग्मा निकल रहा था, ठीक है, बीच में ही सूख गया, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाया, इतनी शक्तिशाली नहीं था कि धरातल के तो परपट्टी के ऊपरी हिस्से को तोड़ करके बाहर आ जाए, या कहीं उतनी मात्रा नहीं थी उसकी, तो वो बीच में ही जब सूख गया तो वही चीज़ें होती हैं, मतलब वो मैग्मा अंदर दिखता है। वो समय के साथ जब ऊपर मिट्टी का क्षरण हो जाता है या चट्टान का क्षरण हो जाता है, तब वो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं, यही कह रहा है इसमें, परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इसका ही निर्माण हुआ। डेफिनेटली जब ज्वालामुखी उद्गार हो रहे थे, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण होगा। इसी नाते इसको प्राथमिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं, आगे देखिए लिखा होगा। होने के कारण इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। ये रवेदार, परतहीन एवं कठोर प्रकृति की चट्टानें होती हैं। रवेदार, ठीक है, यानी दानेदार ये चट्टानें होती हैं। परतहीन यानी कि इनकी लेयर नहीं पाई जाती है, ठीक है, स्टेप्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब ऐसे परतें नहीं पाई जाती है इसमें। आप मिट्टी की खुदाई करेंगे बच्चों तो देखेंगे आपको परतें दिखाई देंगी, लेकिन ये वाली जो परत होती है इसमें क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं आपको मिलता है, एक ही स्टेप में रवेदार चट्टानें मिलेंगी। तो ध्यान रहे, रवेदार, परतहीन, ठीक है, और कठोर प्रकृति की चट्टानें होती हैं। ये पूछेगा इसके बिहेवियर के बारे में, आपको बताइएगा। अप्रवेश होने के कारण, मतलब ये क्या होती है, इतनी सॉलिड होती है, इनमें कोई होल नहीं होता है, इनमें इनकी रंध्र नहीं होते हैं, तो कोई चीज़ इनके बीच में जा नहीं पाता, चट्टानों के बीच में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, चट्टानों का क्षरण इंटरनल नहीं कर पाते हैं, ऊपरी ही अपक्षय पर्दन के कारण से ऊपरी क्रैक्स बनेंगे। जैसे आप लोग कभी मध्य प्रदेश या राजस्थान या इस तरह के जगहों पर जब जाएंगे, गए होंगे तो देखे होंगे बड़े बड़े पहाड़ आपको टूटे टूटे क्रैक्स दिखाई दिए होंगे। कहीं कहीं आपको पहाड़ों पे दिखेगा एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला है, तो क्या किसी ने रख दिया क्या वहाँ पे? नहीं बच्चों, होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हर चीज़ में एक दरार पड़ती है। हर चीज़ का मतलब है बड़े बड़े बोल्डर्स में। अब वो होता है क्या कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पे उसमें प्रसार होता है, और बहुत ज़्यादा ठंडी होने पे उसमें सिकुड़न आती है। तो यही फैलाव और सिकुड़न जब थोड़ा थोड़ा होते होते क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानों में क्रैक्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता है, पानी भरने के कारण से वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। फिर जब पानी मतलब जो सूखता है तो फैलाव और सिकुड़ाव कई हजार वर्षों तक, कई सैकड़ों वर्षों तक या हजारों वर्षों तक होने के बाद में वो चट्टानें क्रैक्स हो जाती हैं। आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो ये बड़े बड़े क्रैक्स आपको दिखाई देंगे वहाँ पे। इन्हीं क्रैक्स में जब वर्षा का पानी जुलाई जो है जून के महीने में जब वहाँ पर मानसून आता है दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में आप देखेंगे, कर्नाटका के क्षेत्र में देखेंगे, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखेंगे, वहाँ पर नदियाँ जो भी हैं उन नदियों को पानी कैसे मिलता है, चूँकि वो वर्ष भर सतत वाहिनी मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव वाली नदियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि उनको पानी बारिश में ही मिलता है। अब इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों के जो पहाड़ हैं इनके क्रैक्स में पानी घुस जाता है। इन क्रैक्स में बड़े बड़े जगहों पे जितने पत्थर हैं, पहाड़ बड़े बड़े दूर तक उन क्रैक्स में घुस जाते हैं, और फिर कहीं रास्तों से सोकों के रास्ते से ये एक ढाल का अनुसरण, नीचे के ढाल का अनुसरण करते हुए नदियों में पानी जाता है और फिर उसके बाद में प्रवाह होता है। अक्सर आप लोगों ने टीवी में चमत्कार के रूप में देखा होगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी पता नहीं कहाँ से पानी आता है, अनावरत उस जगह पर पानी आता है, तो उसकी कोई दैवीय मान्यता महसूस होती है लोगों को। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्यों है, ये इसके पीछे यही मोटिव, इसका रीज़न है कि कहीं
कोई क्रैक्स होते हैं और क्रैक्स के बाहर दरारों से ही कई किलोमीटर से भी हो सकता है, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर से भी हो सकता है, दरारों के माध्यम से पानी आता है। तो ये जो क्रैक्स होते हैं तो अक्षय पर्दन के कार्ड से इनके अंदर फैलाव होता है। बड़ी बड़ी चट्टानें आप टूटे हुए देखेंगे, कहीं कहीं जाएंगे पर्यटन स्थानों पे तो आप देखेंगे पहाड़ पे बड़ा सा पहाड़ एकदम छोर पे अटका हुआ दिखाई देगा आपको लगेगा कि गजब का मनोरम दृश्य है ये कहाँ से ऐसे पहाड़ कौन ले जाके रखा होगा, कोई रखता नहीं है, वो दरारें पड़ने से, फैलाव होने से, सिकुड़न होने से क्रैक्स आ जाते हैं। आपका इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखना है तो आप अपने छत पे चले जाइए। आपने कितनी अच्छी भी छत बनवाई होगी आपके पेरेंट्स ने, उसमें आप देखेंगे दरारें पड़ गई होंगी। अगर थोड़ा ओल्ड छत होगा तो उसमें दरारें थोड़ी ज़्यादा दिख रही होंगी कहीं कहीं पर। ये क्या होता है, क्यों छतों में दरारें पड़ती हैं? क्योंकि इसके पीछे का क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा क्रैक्स होगा। आप देखेंगे कि मतलब अक्सर देखते होंगे कि ईंट की छत लगी हुई हो या आप देखेंगे आरसीसी की छत लगी हुई हो, तो मोस्टली आप देखेंगे ईंट की छत में दरारें थोड़ी कम दिखाई देंगी आपको अपेक्षितया आरसीसी के छतों में। अगर जरा सा भी उसके टेम्परेचर का मेंटेन नहीं ध्यान रखा गया तो क्रैक्स उसमें दिखने लगते हैं। क्योंकि उसमें क्या उसमें गर्मी में प्रसार होता है, ठंडी में सिकुड़न होती है तो दरारें पड़ती है। तो छतों पे आपको दरारें दिखाई देंगी और जब ओल्ड छत हो जाएगा तो इन्हीं गर्मी के मौसम में प्रसार, ठंडी के मौसम में सिकुड़न के काट से आपके छतों की जो छत हैं वो फट जाते हैं, बहुत सारे वर्षों तक नहीं झेल पाते। उसके लिए क्या लोग करते हैं, वो जो भी अपना उसका मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो आपको दरारें जो दिखती हैं वो यही है प्रसार में। आप रेलवे की पटरियों को देख लीजिए, विद्युत के तारों को देख लीजिए, गर्मी के मौसम में पूछता है ना, जब प्रसार होता है तो क्या लटकाव आ जाता है, विंटर के सीजन में वही वायर्स आपको हार्ड टाइट दिखाई देते हैं। रेलवे की पटरियों में भी ये कंडीशन दिखाई देती है आपको, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा इस बात को। तो मिट्टियाँ इस तरह से कटती रहती हैं। चलिए हम लोग अपने इसमें मूल विषय पे आते हैं, ठीक है। रासायनिक अपक्षय से कम प्रभावित होता है, यानी कि इसमें रासायनिक क्रिया बहुत कम हो पाती है इस तरह की चट्टानों में। किसमें? आग्नेय चट्टानों में बहुत कम हो पाती है। लेकिन यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय, ठीक है, यानी कि इंटरनल एक तरह से कहिए, और भौतिक अपक्षय यानी कि धूप और बरसात वाला जो है वो बड़े पैमाने पर होता है के कारण इनका विघटन एवं वियोजन प्रारंभ हो जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। डेफिनेटली कैसे जीवाश्म पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मैग्मा निकलता है लवा, तो उस इतने गर्म मैग्मे में जीवाश्म कोई रह ही नहीं सकते, सभी मर जाएंगे। तो जीवाश्म विहीन होता है ये आग्नेय चट्टानें। दिमाग में आपको आ ही गया होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। मैग्मा जो निकलेगा तो मैग्मे में कुछ रह पाएगा क्या? कोई जीव रह पाएगा? उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है वो जीव उसमें रह जाए। एक तरह से कहिए उबलता हुआ आग का बुलबुला, उसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कभी वो क्या मतलब जीव उसमें रह ही नहीं सकते। दूसरी चीज, जीव और भी न रहने के कारण एक तो संरचना है, दूसरे उसमें कोई गैप्स नहीं होते, क्रैक्स नहीं होते, तो जीव कैसे उसमें जाएंगे? तो जीवाश्म विहीन होता है आग्नेय चट्टानें, ठीक है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित तथा अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे ही निर्मित होती हैं। यानी कि यही जब आग्नेय चट्टानें अपक्षय पर्दन होता है तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई पहाड़ी है, अब वो जो पहाड़ी होगी क्रैक्स ठंडी गर्मी में फैलाव सिकुड़न से जब टूटेगी तो अवसाद क्या होंगे? जमा हो। अभी मैंने आपको बताया कि आपने आसपास जो गड्ढे देखे होंगे भर गए हैं, काफ़ी कुछ पट चुके होंगे गड्ढे। उसके पीछे का कारण क्या होता है? वो यही होता है, उसके ऊपर परतदार परत चट्टानें मिलेंगी। आप अक्सर देखेंगे जब मिट्टी की खुदाई करिए कहीं पर, थोड़े से कोई गड्ढे खने जा रहे हों 2-1 फीट के, तो आप देखेंगे उसमें कहीं मिट्टी काली मिलेगी, कहीं पीली मिलेगी, उसकी कई लेयर्स आपको दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि एक टाइम पीरियड के बाद बाकी की परतों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो वो अवसादित हुई हैं वो चट्टानें, ठीक है। लेकिन यही चीज़ें आग्नेय में नहीं होता है, और इनका निर्माण अवसादी का और आग्नेय का कायांतरित का या रूपांतरित चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही होता है, ठीक है। इस नाते कहते हैं कि मूल चट्टान अगर पूछा जाए तो आग्नेय चट्टान मूल चट्टान में बेसिक चट्टान यानी प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जा रहा है इसी नाते, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से होता है, निर्मित होते हैं। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण में अगर देखें कि एक्चुअल में आग्नेय चट्टानें हैं क्या, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट है, ठीक है, बेसाल्ट है, पेग्मेटाइट है, डायोराइट है, गैब्रो है, पिच स्टोन है, प्यूमिस है। ये सब क्या है? एक्चुअल में आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण देखना है तो इनको ही लेंगे। इन्हीं से ही, जैसे ग्रेनाइट का
अपक्षय पर्दन होगा। जैसे आप देखते हैं कि जब पत्थर की घिसाई होती है, कटाई होती है, तो उससे क्या अवसाद निकलते हैं ना, तो इन्हीं का जब अपक्षय पर्दन होता है तब फिर जाकर के आपको रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहिए या कहिए अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, अब आग्नेय चट्टानें जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर दो क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर कि कैसे बनी हुई हैं, ठीक है, और दूसरा है इसकी रासायनिक संरचना, यानी कि अम्लीय है कि क्षारीय है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नि चट्टानों को देखेंगे तो दो बिहेवियर की मिलेंगी, एक तो या तो अम्लीय होंगी या तो क्षारीय होंगी चट्टानें। ठीक है, किसमें? आग्नेय चट्टानें दो प्रकार से अगर देखा, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का भी मैं बता रहा हूँ, उत्पत्ति मतलब यानी कि निकल रही थी बीच में ही रह गई या ऊपर वाले हिस्से में आ गई। ठीक है, तो उस हिसाब से दो, मतलब एक तरह से एक तो जमीन के बहुत अंदर होना, एक तो मध्यवर्ती क्षेत्र में होना, एक भूपर्पटी पे आ जाना, तो वो बाद में भी बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं रासायनिक संरचना की। तो अम्लीय बिहेव की हो या क्षारीय बिहेव की होंगी, तो दो संरचना इसकी बनी हुई है, किसकी? आग्नेय चट्टानों की। ठीक है, इसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो आंतरिक चट्टानें एक होती हैं और दूसरी बाह्य चट्टानें। आंतरिक चट्टानें, बाह्य चट्टानें। आंतरिक चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो धरातल के अंदर हों। वह उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को बताया जा रहा है। दो क्लासिफिकेशन है, एक तो धरातल के अंदर की संरचना उत्पत्ति के, और एक तो बाह्य संरचना यानी धरातल के बाहर। तो धरातल के बाहर यानी कि सरफेस भूपर्पटी को तोड़ करके बाहर आ गए और धरातल पे फैल गए, तो क्या हो जाएंगी? बाह्य चट्टानें हो जाएंगी। ठीक है, बाह्य चट्टानों का निर्माण उसमें हो जाएगा। और एक दूसरी है आंतरिक चट्टानें। तो आंतरिक चट्टानें दो, आंतरिक मतलब अंदर, तो अंदर वाली चट्टानें दो तरह की होती है। एक तो बहुत ज़्यादा अंदर धरातल में जाने पे, भूपर्पटी में बहुत अंदर जाने पे, और दूसरा भूपर्पटी में थोड़ा अंदर जाने पे। तो थोड़ा नहीं कहते, उसके लिए मध्यवर्ती ये शब्द यूज करते हैं। तो मध्यवर्ती चट्टानें और पातालीय चट्टानें। तो क्या होता है, यानी कि मैग्मा जब पाताल में यानी बहुत गहराई में ही निकलता है, वहीं जम जाता है निकल करके, तो वो चट्टानें क्या होती है? पातालीय चट्टानें। और जब मैग्मा, मान लीजिए धरातल का मैग्मा 10 किलोमीटर की दूरी है मैग्मे की, और भूपर्पटी की दूरी 10 किलोमीटर है। अगर मैग्मा 6 किलोमीटर मतलब जो है 2 किलोमीटर आकर के वहीं जम जाता है, यानी धरातल से लगभग 6-7 किलोमीटर की गहराई पे या और कम कहिए गहराई पर जमा हो जाता है, तो बहुत नीचाई पे होता है, तो पातालीय चट्टानें कहलाता है। लेकिन जब ये निकल करके आता है धरातल से लगभग 1 किलोमीटर, 500 मीटर या कुछ मीटर अंदर ही जम जाता है, तो इसे मध्यवर्ती चट्टानें कहते हैं। यानी कि धरातल से बस थोड़ा सा ही अंदर हो तो मध्यवर्ती हो जाएगा, और बहुत गहराई में होगा तो पातालीय होगा। कौन? मैग्मा। वही मैग्मा अगर निकल करके नहीं, यानी कि जहाँ से है वहाँ से निकल करके बहुत नीचे धरातल के गहराई में रहे तो वो पाताली चट्टानें कहलाएगा, और थोड़ा ऊपर निकल के आएगा यानी धरातल को तोड़ नहीं पाएगा तब तक का मध्यवर्ती होगा, और तोड़ के अगर बाहर आ गया तब तो वो बाहर का बाह्य चट्टानों के रूप में आपका निर्माण हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर दो हैं, आंतरिक और बाह्य, और आंतरिक को फिर दो क्लासिफिकेशन है, पाताली और मध्यवर्ती। ठीक है, ये चीज़ें हैं, और अम्लीय क्षारीय बिहेवियर की हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों अवसादी चट्टानों के संदर्भ में। ये भी महत्वपूर्ण आपका है। अवसादी चट्टानें क्या है? चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा हो जाने से ही अवसादी चट्टानों शैलों का निर्माण होता है। डेफिनेटली वही टूट के क्रैक्स होकर के जब निर्माण होता है नई चट्टानें मिल जाती हैं। कैसे मिलेंगी? देखिए, जो पहाड़ियों के बीच में आप देखते होंगे मैदानी क्षेत्र मिलता है, वो मैदानी क्षेत्र कैसे मिलते हैं, कैसे निर्माण हुआ? जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर वाली घाटी में देख लिए तो क्लेवा के क्षेत्र, क्लेवा एक तरह से कहिए मैदान पाए जाते हैं आपको, तो उनका निर्माण कैसे हुआ है? या और कहीं पर भी आप देखेंगे उनका निर्माण कैसे होता है? इन्हीं आग्नेय चट्टानों के अपक्षय अपर्दन के कारण से, क्रैक्स के कारण से, टूटने के कारण से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, वो निर्माण होते हैं, फिर उसके बाद अवसादी मतलब उस पर ऊपर परत के परत जमती जाती है, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है? अक्सर आप लोग देखिए उदाहरण के तौर पे कि जो सड़कों पे आप देखते हैं, जब सड़कों का निर्माण हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारे गिट्टियाँ रखी जाती हैं, या आपके मकानों में जब आती है ट्रक की गिट्टी आती है तो रख दी जाती है। जो सारी गिट्टियाँ उठाई जाती हैं, या सड़कों पर जो बड़ी बड़ी पीली वाली गिट्टी आती है या काली वाली गिट्टी आती है, जब गिरती है और जब उसको वर्कर्स उठा करके उसको एक्चुअल जगह पे जहाँ ले जाना और चले जाते हैं, तो आप देखते हैं लास्ट वाले हिस्से में आपको धूल की तरह वो दिखाई देता है। ठीक है, वो क्या है? आखिर में वो तो धूल हो गया ना, मिट्टी में मिलेगा तो उसकी लेयर बन जाएगी। इसी तरह से यानी कि घर्षण से, दबाव से, अपक्षय अपर्दन से वो क्या हो जाता है? प्रेशर बनने से फिर एक परत का निर्माण कर देगा। ठीक है, इसी नाते आप देखते हैं कहीं कहीं बलूरी मिट्टी मिलती है, कहीं कहीं दोमट मिट्टी मिलती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिट्टियों का निर्माण होता है।
ठीक है, तो ये क्या होता है, सेल का निर्माण होता है। इनकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इन्हें परतदार सेल भी कहते हैं, क्योंकि इनका लेयर के रूप में मिलता है, इन्हें परतदार चट्टानें कहा जाता है। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। हम निश्चित तौर से पाए जाएंगे भाई, दलदल होगा, दब जाएगा, उसके ऊपर से अवसाद जमा हो जाएंगे, तो इसमें बहुत सारे खनिज जीवाश्म आपको मिलेंगे। ठीक है, आप खुदाई करेंगे तो हो सकता है हड्डियाँ मिल जाएं, अगर जीवित रहेंगे, जीव रहेंगे तो उनकी अस्थि पंजर अगर गले नहीं रहेंगे तो आपको हड्डियाँ भी मिल सकती हैं। अक्सर ऐसा होता भी है, लोग खनते हैं, खुदाई करते हैं तो वहाँ पे मिलता है, और कभी और भी जगह पे जहाँ बड़े बन रहे होंगे तो वहाँ पे आपको कोयला भी मिल सकता है ना। तो आप खुदाई मत करिएगा कि कोयला मिल जाए, अब कोयला आप उतनी गहराई तक नहीं कर पाएंगे। जहाँ जहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है वहाँ पर वैज्ञानिक अपना प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इनके परत सेल भी परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज इसी में पाए जाते हैं। तो पूछता है कि कौन सी निम्न से कौन सी जो है सेल है जो है या चट्टान है, सेल मतलब चट्टान हो गया आपका, रॉक्स कौन सी है जिसमें जीवाश्म क्या उसे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, अवसादी चट्टानें हैं, इन्हें ही आपका जीवाश्म या खनिज तेल की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। क्या कह सकते हैं इनको, जीवाश्म या खनिज तेल पाई जाने वाली चट्टानें। ठीक है, पाई जाती है। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% हिस्सा इसी से बना हुआ है। कौन सा, भूपृष्ठ का यानी भूपर्पटी का 75% हिस्सा जो बना हुआ है वह किससे बना हुआ है, ये अवसादी चट्टानों से ही निर्मित हुआ है। ठीक है, अवसादी चट्टानों का ही। अब आप देखिएगा कि पर्वत, पठार और मैदान, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका विस्तार है, मैदानों का। ठीक है, लगभग कितने % हिस्सा है आप उसको बताइए हमको, 43%, 43% है या कितना % है, आप देख करके बताइएगा हमको। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन के तौर पे है आपका। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो भूपर्पटी के निर्माण में उसी चीज़ का आपका सबसे ज़्यादा मात्रा मिलेगा। तो आप देखेंगे पहाड़ जो है, पहाड़ कहाँ से निकले होंगे, नीचे मैग्मा हुआ होगा, भूगर्भ हलचल हुई होगी, ऊपर आया होगा, जमा होगा, पहाड़ का निर्माण हो गया। ठीक है, ठीक है, या कुछ और भ्रंश घाटियों वगैरह में बने होंगे तो कुछ दब गए होंगे, कुछ उठ गए होंगे, इस तरह से निर्माण हुआ है आप लोगों का। ठीक है, मतलब पर्वतों का, स्थलों का। ठीक है, संपूर्ण भूपृष्ठ में लगभग 75% भागों पर अवसादी सेलों का विस्तार है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में, पूरा क्रस्ट जो है, ठीक है, क्रस्ट के निर्माण में इसका मात्र और मात्र रोल 5% का है। भूपर्पटी के निर्माण में, भूपृष्ठ के निर्माण यानी ऊपरी परत के निर्माण में 75% अवसादी सेलें हैं। ठीक है, लेकिन पूरी भूपृष्ठ के निर्माण में, पूरी धरातल के निर्माण में 5% केवल रोल इसका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं केवल 35 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से लेकर के लगभग 35 किलोमीटर तक की मोटी पाई जाती है परत इसकी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानों के 3 वर्गीकरण किए गए हैं। एक तो आपका किया गया है जिसे अजैविक या अकार्बनिक या निर्जैविक कहते हैं, चट्टानें कहते हैं। फिर जैविक है, कार्बनिक है, जैविक कहिए या कार्बनिक कहिए या जैव चट्टानें कहिए। फिर तीसरा है इसका रासायनिक क्रिया युक्त जो चट्टानें हैं। ये 3 तरह के इसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। अजैविक या अकार्बनिक चट्टानों या निर्जैव, जिसके अंदर कोई जीवाश्म पाए नहीं जाते हैं, उनके बारे में कह रहा है। एक तो बालू प्रधान होती हैं, तो बालू प्रधान में आप देखेंगे तो सैंडस्टोन आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। और क्ले प्रधान में अगर देखेंगे यानी कि कीचड़ प्रधान में आप देखेंगे तो आपको लाइम स्टोन मिलेगा और प्रवाल मिलेगा, लाइम स्टोन और प्रवाल वगैरह मिलेंगे। चिकनी मिट्टी आपको मिलेगी, है ना, ये सब चीज़ें आपकी क्या हो, क्ले प्रधान वाली मिलेंगी, जिसमें क्या है अकार्बनिक या अजैविक चट्टानों के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, अब जैविक के अंतर्गत देखेंगे जिनमें चूना प्रधान चट्टानें, खड़िया है, जिप्सम है, डोलोमाइट आपकी आ जाएंगी। फिर कार्बन प्रधान जो चट्टानें आपको मिलेंगी तो कोयला है, ऑयल सेल है। ठीक है, ऑयल सेल, ये सब जो आपके मिलेंगे क्या, ये कार्बन प्रधान हो जाएंगे। फिर रासायनिक क्रिया से युक्त जो अवसादी चट्टानें मिलेंगे, जैसे सेधा नमक आप देखेंगे, जिप्सम है, उलाइट है, लोहा है। ठीक है, लोहा निक्षेप है, ये सब आपको रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि क्या है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग कायांतरित चट्टानों के संदर्भ में। ठीक है, ये कायांतरित या रूपांतरित भी इनको कहते हैं बच्चों। तो इसमें क्या है, उच्च तापमान एवं दबाव दोनों के प्रभाव से ऊंचे ताप की
वाष्प एवं जल की रासायनिक क्रिया से आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। कब होगा? बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा या बहुत ज़्यादा दबाव कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप नहीं दबाव करेंगे कि आप दबाइए और पता चले कि हो जाए, अब पता चला कि किसी बड़े आधार पर दबा करके और आप चट्टानों का निर्माण करेंगे, नहीं। ये प्रकृति के बड़े प्रेशर के बाद में उस पर कह रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, है ना। ये टेम्परेचर का कम और ज़्यादा होना ये आपके नहीं है ना, जलवायु का। अब देखें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इस तरह से टेम्परेचर का बढ़ना, वहाँ के पर्टिकुलर क्षेत्र का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा गर्म होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड होना, तो उससे चट्टानों का निर्माण में स्वरूप में परिवर्तन होता है, ठीक है। आग्नेय और अवसादी चट्टानों में जो है में अत्यधिक ताप और दाब, एक तरह से समझ में आप रख लीजिएगा, ताप और दाब या इन दोनों के प्रभाव से ऊँचे ताप की जलवाष्प की रासायनिक क्रिया के द्वारा जो है रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है, या कायांतित चट्टानों का निर्माण होता है। इनके परिवर्तन के फलस्वरूप बनी चट्टानें जो कहलाती हैं वो कायांतित चट्टानें कहलाती हैं, ठीक है। अब देखो किससे कुछ एग्जाम्पल दिया है। आग्नेय चट्टानों से कौन सी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, एग्जाम में बहुत पूछता है। फिर अवसादी चट्टानों से, ठीक है, कौन सी अवसादी चट्टानें जिनका रूपांतरित होकर के जो है आग्नेय चट्टानें बन गई हैं, सॉरी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है। और कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं जिनका पुनः रूपांतरण होकर के फिर रूपांतरित, यानी एक तो उनका रूपांतरण तो हो गया है ना, जैसे देखिए रूपांतरित चट्टानें किन से बनेंगी, तो ध्यान से समझिएगा। आग्नेय से रूपांतरित होकर के आग्नेय चट्टान से रूपांतरित होकर के कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बन जाएगी। अवसादी चट्टान का भी ताप और दाब दोनों के कारण से, बहुत ज़्यादा दबाव और ताप बढ़ जाने से उनका रूप परिवर्तित होकर रूपांतरित चट्टान उससे भी बन जाएगी। और कभी कभी जो रूपांतरित चट्टानें जो हैं उनमें और ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, इनका रूप और ज़्यादा बदल जाता है, तो रूपांतरित से भी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो कौन सी चट्टान है, आप पूछेगा कि ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में कि आपका निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का रूपांतरित चट्टान है, आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान है, ऐसे पूछ सकता है। या अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान कौन सी बनी हुई है, तो वो देखते हैं हम लोग, बड़ा महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा इसको आपको। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, ठीक है। इसका रूपांतरण किस में होता है, नीस बनता है इससे, ठीक है। तो ये क्या ग्रेनाइट हो जाएगी, आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय चट्टान। और ये नीस जो है ये क्या रूपांतरित या कायांतरित चट्टान हो जाएगी। फिर उसके बाद बेसाल्ट है, इससे क्या एम्फीबोलाइट हो जाएगा, तो बेसाल्ट मतलब जो है आग्नेय हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान हो जाएगी। तो बेसाल्ट और एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट का क्या बनता है, एम्फीबोलाइट, ठीक है। उसी तरह से बेसाल्ट से ही फिर क्या बनता है, सिल्ट भी बनता है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं, ये जो आपका बन रहा है, तो इसको आप थोड़ा बारीकी से बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसको यदि आप कन्फ्यूज होंगे तो आप थोड़ा सा गलत कर जाएंगे, इस नाते आपको ध्यान होना। सिस्ट जो है आपका, ये सिल्ट नहीं सिस्ट है बेटा, सिस्ट अदस्य है, ठीक है, सिस्ट। तो क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट से नीस हो जाएगा, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट हो जाएगा और बेसाल्ट से सिस्ट का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से अवसादी चट्टानें कौन सी हैं जो रूपांतरित होकर के रूपांतरित सैलें बनती हैं, तो क्ले एवं सैल का जो है स्लेट बनता है। चूना पत्थर से जो है आपका संगमरमर बनेगा, ठीक है। चाक एवं डोलोमाइट है जो है, इनसे मिलकर के जो दबाव प्रेशर से क्या बन जाएगा, इसमें संगमरमर का निर्माण होगा। बालुआ पत्थर से क्या है, क्वार्टजाइट का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ बलुआ पत्थर क्या है, ये आपका अवसादी चट्टान है और इससे क्या क्वार्टजाइट चट्टान बनेगी, ठीक। कांग्लोमरेट फिर है, कांग्लोमरेट से क्या बनेगा, क्वार्टजाइट बन जाएगा आपका, ठीक है। कांग्लोमरेट आपका जो है वो अवसादी चट्टान, फिर जो आपका है क्वार्टजाइट जो है आपका वो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। फिर उसके बाद में बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट, आप जानते हैं हीरा वगैरह जब मिलता है ना, अब कोयला क्या है, अवसादी चट्टान है कि नहीं, अब कोयले में बहुत ज़्यादा दबाव से क्या बनता है, हीरा बन जाता है। इसी नाते लोग क्या करते हैं, मतलब ये उम्मीद करते हैं कि कोयला भी हीरा बन जाता है। खूब ज़्यादा दबाव और प्रेशर से क्या हो जाता है, कोयला तो खुद अपने आप में अवसादी चट्टान है, क्योंकि वो वृक्षों के अवसाद जमा दबाव प्रेशर से उसका स्वरूप बदल गया, कोयले के रूप में मिल गया आपको।
ठीक है। और इसी का और ज़्यादा खूब दबाव और इस तरह की संरचना जब बनती है, कुछ ऐसी अनुकूल स्थितियाँ बनती है तो उससे हीरे का निर्माण हो जाता है। इसी को कहते हैं ग्रेफाइट या हीरा, जो कि एकदम सफ़ेद कलर का ग्रेफाइट अक्सर देखते हैं ना, कि हम लोग कहते हैं जो बड़े महंगे वाले पत्थर लगाते हैं, कहते हैं ग्रेफाइट हमारे यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट भी कहते हैं उसको, ग्रेनाइट या ग्रेफाइट लगा हुआ है, हीरा है। अब रूपांतरित चट्टानों से कौन सी चट्टानें फिर रूपांतरित बनती हैं ये भी जान लीजिए। स्लेट से फाइलाइट का भी निर्माण होता है, फाइलाइट से सिस्ट का निर्माण है, ठीक है। और फिर उसके बाद गैब्रो से सरपेंटाइन का निर्माण है, गैब्रो से सरपेंटाइन, ठीक। तो ये तो आपके थे जो कि चट्टानों के संदर्भ में। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे आज चट्टानों को, और कुछ चीज़ें आपको जो मिली होंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।